अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। पहले शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक सामने आई, फिर आज इमरान खान की ऑडियो लीक सामने आ गई है, जिसके हवाले से हुकूमत और इमरान खान का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। मगर पहले आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ है, जिसके एलामिये में कहा गया है कि इजलास ने ऑडियो लीक्स के मामले पर गौर किया। हसास इदारों के सरबराहान ने इजलास को वज़ीर आज़म हाउस समेत दीगर अहम मकामात की सिक्योरिटी, साइबर स्पेस और इससे मुतालिका दीगर पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया गया कि सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश ऑडियोज़ के मामले पर तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी से मुतालिक बाज़ पहलुओं की निशानदही की गई और इनके तदारुक के लिए फुल प्रूफ इंतजामात के बारे में बताया गया। इजलास को आगाह किया गया कि वज़ीर आज़म हाउस समेत दीगर अहम मकामात, इमारात और वजारतों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी इक़दामात किए जा रहे हैं, ताकि मुस्तकबिल में इस नौइयत की किसी सूरत हाल से बचा जा सके। इजलास ने मुशावरत के बाद साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला किया और इस ज़िम्न में वजारत कानून और इंसाफ को लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी की हिदायत की। इजलास ने ऑडियो लीक के मामले पर तहकीकात के लिए आलिया इख्तियाराती कमेटी की तश्कील की मंजूरी दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान इस कमेटी के सरबराह होंगे। और दूसरी तरफ एक अहम पेशरफ सामने आई है। मुबैना बैरूनी साजिश से मुतालिक इमरान खान और उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की तहलका खेज मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई है, जिससे एक बार फिर यह साबित हो गया है कि इमरान खान ने बैरूनी साजिश के बयानिए पर सिर्फ गलत बयानी नहीं की, बल्कि सरीहन झूठ बोला है और फिर इसी झूठ की बुनियाद पर अपनी सियासत को हकीकी आज़ादी का नाम देकर जलसे शुरू कर दिए। इसे हक़ व बातिल की जंग और जिहाद का नाम दे दिया। सियासत, सहाफ़त, अदलिया और फ़ौज सबको निशाना बनाया। इसी झूठ की बुनियाद पर मुखालिफ सियासतदानों को अमरीकी एजेंट और गद्दार कहा। यह फतवा भी दे दिया कि उन्हें वोट देना अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है। इमरान खान अपना साथ छोड़ने वालों को मुशरिक कहते रहे, यानी शिर्क के फतवे बांटते रहे। मौजूदा हुकूमत को बाहर से मुसल्लत की गई इंपोर्टेड हुकूमत कह दिया। मीडिया को बिकाऊ माल करार दे दिया। अस्करी क़यादत को न्यूट्रल्स का नाम देकर मीर जाफ़र, मीर सादिक, हैंडलर्स, सहूलतकार और जानवर तक कह डाला। यह भी कह दिया कि आपसे आखिरत में सवाल होगा। इस झूठ की आड़ में इमरान खान ने अदलिया पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो मुल्क के खिलाफ इंतहाई संगीन साजिश की तहकीकात नहीं कर रही है। और इसी झूठ की बुनियाद पर इमरान खान ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल्स दी, जलसे किए, इंटरव्यूज़ दिए, तकरीरें की। सोशल मीडिया पर इस बयानिए के हामियों ने इख्तिलाफ करने वालों को गालियाँ दी। इस नाम निहाद झूठे बयानिए पर सवाल उठाने वालों को झूठा, गद्दार, एजेंट और बिकाऊ कहा गया। और आज ये साबित हो रहा है कि ये पूरे का पूरा बयानिया झूठ पर मबनी था। खुद इमरान खान के अल्फाज में एक सियासी खेल था और इस झूठ की बुनियाद इमरान खान और आज़म खान की गुफ्तगू के दौरान रखी गई थी। उस वक्त रखी गई थी जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और आज़म खान वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि मुबैना तौर पर इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि इसे बैरूनी साजिश बना देते हैं। अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस सिर्फ ये खेलना है। लेकिन अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमेरिका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखें कि अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड तो कोई डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसको, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, तो मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूँगा कि फॉरेन मिनिस्टर यही चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी यही चीज़ सुना दी, इसमें ये था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया, मस्टर्ड की चीज़ें वो देखें। मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में ठीक है, ताकि वो चीज़ रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप सब दिखाएंगे, वो कहेंगे ये कौन सा फोटो स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करेंगे, मैं पर उसी में कॉपी कर लूँगा आराम से, ठीक है, तो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज़ नहीं है। और फॉरन सेक्रेटरी सुनाए ताकि वो ना हो ना पोलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज़ आ जाए। नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने बता दिया, यहाँ से उठी जिससे उठी, लेकिन वो तो है तो फॉरन। ये सिर्फ यानी आज़म खान ये कह रहे हैं कि क्योंकि साइफर को पब्लिक नहीं किया जा सकता, इसलिए साइफर को
एक मीटिंग में डिस्कस करके इस मीटिंग के मिनट्स में साइफर के नकाट डाल दिए जाएं और फिर इन मिनट्स पर अपनी मर्जी का तज्जिया शामिल कर दिया जाए कि अमेरिका से धमकी आई है, क्योंकि फिर मिनट्स तो अपने हाथ में होंगे जो अपनी मर्जी से ड्राफ्ट कर लेंगे और उसकी बुनियाद पर बैरूनी साजिश का बयानिया बनाया जाए। अहम बात यह है कि इमरान खान इस ऑडियो में अपनी आवाज़ की तरदीद नहीं कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक करके बड़ा अच्छा किया। पता चला है कि शहबाज शरीफ के दफ्तर से मेरी और आज़म खान की ऑडियो रिलीज़ की गई है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान ने हुकूमत को पैगाम दिया कि उन्होंने तो अभी इस मामले पर खेला ही नहीं है, अभी एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे। अब साइफर को भी पब्लिक कर दिया जाए। मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि शहबाज शरीफ के ऑफिस से पता चला है कि जनाब उसने इमरान खान और आज़म खान का कॉन्वर्सेशन उसने टेप आज रिलीज कर दी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के खिलाफ है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर इसको इस चीज में इसको अदालत में लेके जाऊं या वो 16 अरब के केसेस जिनके ऊपर इतनी किताबें इनकी चोरियों और जुर्मों पे। अच्छा चलो, अच्छा ही है कि तुमने साइफर को ले आए हो, अब पब्लिक कर दो साइफर, कौम के सामने ले आओ। ये इन्होंने लीक किया है शहबाज शरीफ वगैरह ने, बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया। वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाएंगे चलते। खान साहब उसमें जो आप कह रहे हैं कि ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। खान साहब उस पे जो आप कह रहे हैं कि इस पे खेलेंगे, वो क्या उस बात को किस तरह डिफेंड करेंगे? इस पे खेलेंगे। इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की ऑडियो लीक का मतन सहाफ़ियों को पढ़कर सुनाते हुए कहा कि यह है इमरान खान का मकरू चेहरा। इमरान खान की हंडिया बीच चौराहे पर फूटी है। आज इसका वो जो सियासी बयानिया है बिल्कुल जो है वो बीच चौराहे जो है ना, हंडिया जो है ना वो अब फूटी है। मीडिया के ऊपर ये ऑडियो है वो काफ़ी जो है वो इस वक्त वायरल है। इमरान खान ये कह रहा है कि अच्छा अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का, बस सिर्फ खेलना है। ये है इसका मकरू चेहरा, ये है इसका कौम के साथ खलवाड़। आज़म खान से उसने बात की, आज़म खान ने जो भी अपनी राय दी है, जिसने उस राय को एक्सेप्ट किया है वो मुजरम है, वो इस साजिश का जो है वो मुजरम है। सबसे पहले उसको फोकस होना चाहिए, जो उसके खिलाफ तादीबी या लीगल कार्रवाई हो सकती है उसे भी होना चाहिए। ये तो जिन लोगों ने पार्ट 1 भेजा है उन्हीं से पता चलेगा कि पार्ट 2 कब आ रहा है और अब आप देखेंगे उसमें क्या होता है। अब तक दूसरों को गद्दार इमरान खान करार दे रहे थे, आज मरीम नवाज ने इमरान खान को गद्दार करार दे दिया। ट्विटर पर मरीम नवाज ने लिखा कि अगर आज हर तरह का संगीन जुर्म साबित होने के बाद भी इस गद्दार इमरान को इबरत का निशान नहीं बनाया जाता तो फिर मुल्क की तबाही का जिम्मेदार हमको समझा जाएगा। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 22 करोड़ का मुल्क 4 साल एक नाअहल, नाहंजार और गद्दार के हाथों में गिरवी रहा। इसने दाखिली और खारजी सतह पर मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और साकिब निसार जैसों ने इससे सादी को अमीन करार दिया। कौन सा जुर्म है जो इस पर साबित नहीं हुआ? वो खुद कह रहा है कि मैंने अवाम के साथ खेलना है। मुबीना ऑडियो के बाद, ऑडियो लीक के बाद तहरीक इंसाफ ये बयानिया बना रही है कि साबित हो गया है कि इमरान खान से साइफर को छुपाया गया था। फवाद चौधरी, जुल्फी बुखारी और दीगर रहनुमाओं ने आज ये दावा किया, मगर देखिए कि खुद शाह महमूद कुरैशी कंफर्म कर चुके हैं कि उन्हें डोनाल्ड लू की तरफ से 7 मार्च की इस कम्युनिकेशन का 1 या 2 दिन बाद पता चल गया था और उन्होंने ही वज़ीर आज़म को भी बता दिया था। मैंने वजीर आजम को भी आगाह किया और मैंने जो हमारे दूसरे जिम्मेदार हजरात हैं उनसे भी आगाह किया। वज़ीर मुमकिन बराए खारजा हिना रब्बानी खर ने हमारे ही प्रोग्राम में बताया कि शाह महमूद कुरैशी को इस मरासले का इल्म फ़ौरन हो गया था और शाह महमूद कुरैशी ने ही इस पर मजीद कार्रवाई रोक दी थी और ख़ुद मरासला भेजने वाले सफ़ीर ने भी डिमार्च करने का ही कहा था, यानी अमेरिका से सिफारती सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड करने का ही कहा था। दफ्तर खारजा में जब ये आती है, ये साइफर आता है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब को उसी वक्त बता दिया गया था या उन्हें अंधेरे में इस हवाले से रखा गया? शाह महमूद साहब को फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को इमीडिएटली बता दिया गया था और उन्होंने आई डोंट वांट टू से इट बिकॉज आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज इट, बट उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक डिमार्च इमीडिएटली इशू नहीं हुई, व्हिच आई फाइंड अ बिट क्वेश्चनेबल। असद मजीद खान साहब ने कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट ऑफ द डिमांड ऑफ द साइफर एक्सप्लेन किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को पूरी वजाहत के साथ, पूरे तरीके से। उन्होंने तो अपनी साइफर में ही अपनी असेसमेंट और रिकमेंडेशन दे दी थी कि क्या करना चाहिए और उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि डिमार्च करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने हमारे प्रोग्राम में हिना रब्बानी खर के इस दावे की तस्दीक की कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने डिमार्च की तजवीज़ दी थी और शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि उन्होंने भी फिलफौर डिमार्च की ही तजवीज़ दी थी। तो सवाल उठता है
कि किसने दफ्तर खारजा को अमेरिका से फौरी एहतजाज करने से रोका और बाद में साजिश का बयानिया बना दिया, क्यों फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया, इसकी तफसीलात खुद शाह महमूद कुरैशी ने ही हमारे प्रोग्राम में बताई और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुनासिब वक्त पर इसकी बात की जाएगी। अभी OIC का इजलास है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी वज़ीर-ए-आज़म ने खुद मुनासिब वक्त पर ही बुलाया। वज़ीर आज़म ने 28 तारीख को अदम एतमाद के हवाले से प्रोसीडिंग होनी थी, 27 तारीख तक का इंतजार क्यों किया? ये वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है कि वो कब इसका जिक्र करना चाहते हैं। मेरे इल्म में जो ये बात आई तो मैंने वज़ीर आज़म को भी आगाह किया और मैंने जो हमारे दूसरे जिम्मेदार हजरात हैं उनसे भी आगाह किया और मैंने तजवीज़ पेश की कि इसको उनको डिमाश फिल फॉर डिमाश होना चाहिए और मेरे सफीर की भी रिकमेंडेशन यही थी और मेरे ऑफिस की भी रिकमेंडेशन यही थी। फैसला ये किया गया कि इस वक्त हमारा OIC का इजलास है। इसके अलावा कॉलम निगार जावेद चौधरी ने 31 जुलाई को अपने कॉलम में 20 मरासले का पस मंज़र और फिर बाद के वाक़यात बयान किए थे। उन्होंने लिखा था कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद 7 मार्च को अलविदाई मीटिंग के लिए अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से मुलाकात के लिए गए। मीटिंग लंच पर हुई। सफ़ीर ने डोनाल्ड लू से गिला किया कि मैं इस अफसोस के साथ वापस जा रहा हूँ कि आपने सदर जो बाइडन की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ टेलीफोन पर बात नहीं कराई। जवाब में डोनाल्ड लू ने इमरान खान की वो सारी तकरीरें, बयान और ट्वीट्स दोहरा दिए जो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जारी किए थे और उसके बाद कहा कि आप लोग इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को भी सपोर्ट करते रहे, लिहाजा मैं किस मुंह से सदर बाइडन से फ़ोन के लिए बात करता। बहरहाल पाकिस्तान में अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और नया वज़ीर आज़म आ जाता है तो मैं कोशिश करूँगा। कॉलम के मुताबिक सफ़ीर असद मजीद ने एम्बेसी वापस आकर डोनाल्ड लू से अपनी मुलाकात का अहवाल लिखकर भिजवा दिया। फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद ने प्रोसीजर के मुताबिक मरासला वज़ीर-ए-आज़म हाउस, ISI और GHQ को भिजवा दिया। मरासला GHQ के प्रोसेस से होता हुआ आर्मी चीफ तक पहुंच गया। फिर 11 मार्च को कामरा एयरबेस में G-10C लड़ाका तैयारों की लॉन्चिंग की तकरीब थी। आर्मी चीफ ने तकरीब के दौरान मरासला इमरान खान को दिखाया और उनसे कहा कि सर, मैं आपसे बार बार दरख्वास्त कर रहा था, आप हाथ हल्का रखें, सिफारती ताल्लुकात नाजुक होते हैं, आप अब ये मरासला देख लें। इमरान खान ने ख़त पर नज़र दौड़ाई, इसे तय करके जेब में रखा और कहा कि जनरल साहब आप इसे छोड़ें, इस किस्म के ख़त आते जाते रहते हैं। मगर फिर यही ख़त अमरीकी साजिश के बयानिए के तौर पर इमरान खान इस्तेमाल करते रहे। इसके अलावा मुबैना ऑडियो में इमरान खान कहते सुने जा सकते हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, सिर्फ खेलना है। और 27 मार्च को जब उन्होंने जलसे में ख़त लहराया तो वाकई अमेरिका का नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर 31 मार्च को कौम से बराह रास्त खिताब में ख़त का जिक्र करते हुए गलती से, मुबैना तौर पर गलती से अमेरिका का नाम ले लिया। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से, हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से। उसी दिन इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म खुद इस इजलास की सदारत भी की। फिर भी उस एलामिया में ना किसी मुल्क का नाम लिया गया, ना किसी मुल्क की तरफ से धमकी का कहा गया, ना हुकूमत के खिलाफ साजिश का जिक्र किया गया, ना अदम एतमाद के पीछे बैरूनी फंडिंग का जिक्र किया गया और ना ही मुल्क की अपोजिशन क़यादत पर इस इल्ज़ाम का जिक्र किया गया जो बार बार इमरान खान दोहराते हैं। इसके बावजूद इमरान खान ने यह दावा कर दिया कि साजिश के बयानिए को कौमी सलामती कमेटी की तायद भी हासिल। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, उन मिनट्स के अंदर ये चीज़ कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था। जब बार बार ये झूठ बोला गया, दोहराया गया, तो 14 अप्रैल को DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़े तौर पर कहा कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज़ नहीं है, डिमांड सिर्फ साजिश पर नहीं किया जाता। एलामिये के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिये में? मेरा नहीं ख्याल। इस इनपुट को कॉन्फ्रेंस के मिनट्स हैं, उन मिनट्स को गवर्नमेंट डिक्लासीफाई कर सकती है। अभी एक रोज़ पहले गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे। अगर बुलाई जाती है मीटिंग, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान उसमें भी जाके वही इनपुट अब भी दे देंगे।
क्योंकि जब वो इनपुट दी गई और उससे अब तक कोई तब्दीली नहीं है। तो फिर फौजी या अस्करी क़यादत ने इस पर क्यों एग्री किया कि डिमार्श जारी किया जाए अगर साजिश नहीं थी? देखिए, डिमार्श दिए जाते हैं, डिमार्श सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते, डिमार्श के कई रीजंस होते हैं। जिस तरह उस एलामिये में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है, उस एलामिये में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, सो उसके ऊपर डिमार्श दिया जाता है। इसके बाद 22 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसके एलामिये में भी कहा गया था कि इजलास में पाकिस्तान के अमरीका में साबिक सफ़ीर असद मजीद खान और सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। एलामिये के मुताबिक कमेटी ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने से मौसूल टेलीग्राम पर तबादला ख्याल किया। अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर ने टेलीग्राम के मंदरजात पर कमेटी को खुद ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी ने कम्युनिकेशन के मंदरजात का जायजा लेने के बाद गुज़िश्ता इजलास के फैसलों का यादा किया। प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बार फिर कमेटी को बताया कि उन्हें किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा कम्युनिकेशन के मंदरजात, मौसूल शुदा रिपोर्ट और सिक्योरिटी एजेंसीज के पेश करदा नताइज का जायजा लेते हुए कौमी सलामती कमेटी यह करार देती है कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। इसके बाद 14 जून को भी DGISPR ने वाज़ेह बयान दिया था, साफ कह दिया था कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बताया गया था कि कोई साजिश नहीं हुई है। मगर इमरान खान ने मुसलसल अमरीकी साजिश का बयानिया बनाकर इसे हक़ व बातिल की जंग बना दिया। अपनी सियासत को जिहाद का नाम दे दिया। सियासत, सहाफ़त, अदलिया और फ़ौज सबको सियासत में घसीट लिया। मुखालफिन को अमरीकी एजेंट और गद्दार कह दिया। उन्हें वोट देने को शिर्क के बराबर बना दिया। मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत और मीडिया को बिकाऊ माल करार दे दिया। अस्करी क़यादत को न्यूट्रल्स का नाम दिया। उनके लिए मीर जाफ़र, मीर सादिक, हैंडलर, सहूलतकार और जानवर के अल्फाज इस्तेमाल किए। ये भी बता दिया कि उनका साथ ना दिया तो अल्लाह सवाल करेगा। लेकिन दूसरी तरफ खुद इमरान खान ने अमरीकी वफ़द से मुलाकातें शुरू कर दी। हाल ही में इमरान खान ने अमरीकी लॉबिस्ट और साबिक सिफारतकार रॉबिन रॉफेल से मुलाकात की और फवाद चौधरी ने तस्लीम किया कि वो भी अमरीकी सफ़ीर से मिल चुके हैं। इसके अलावा अमरीका में तहरीक इंसाफ के बेहतर तासुर और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए $25,000 माहाना पर PR फर्म को भी हायर किया हुआ है। और आज इमरान खान कह रहे हैं कि दो तरफा ताल्लुकात में मसले आते हैं और हल हो जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि कुट्टी ही हो गई। बायलैटरल रिलेशनशिप में मसले आते हैं, वो हल हो जाते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि कुट्टी हो जाती है किसी से। हमने फवाद चौधरी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। इस सारी सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे और मजीद कितनी ऑडियोज़ या वीडियोज़ आ सकती हैं, अंदर का मामला क्या है। हामिद मीर साहब के पास अहम मालूमात हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे। दोबारा खुशामदीद नाजरीन। जब मार्च में इमरान खान साहब ने दावा किया था और साइफर की बात की थी, साजिश का बयानिया बनाया था, तो उसी वक्त सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने कह दिया था कि जो ख़त खान साहब लहरा रहे हैं ये वो साइफर नहीं है। मंदरजात के हवाले से सवालात उठा दिए गए थे, ये सारी बातें की थी और मज़ीद वीडियोज़ ऑडियोज़ आने का भी इंदिया या क्या हो सकता है ये भी हामिद मीर साहब बता चुके हैं। हमारे साथ हामिद मीर साहब मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब 27 तारीख को खान साहब ने तकरीर किया, हमने 4 अप्रैल को बता दिया था कि जो साइफर लहरा रहे हैं, मंदरजात अलग हैं, ये वो साइफर नहीं है। खान साहब अगर अभी भी बज़िद हैं और कह रहे हैं कि बयानिया उनका ठीक है, साइफर को पब्लिक कर दें, PTI कह रही है कि हमारा मौक़िफ़ तो सही साबित हो गया है, आपके ख्याल में जो कुछ हुआ आज, जो ऑडियो लीक सामने आई, वो डैमेजिंग है खान साहब के लिए या वो फिर नया बयानिया कामयाबी के साथ बनाने में कामयाब हो जाएंगे? अच्छा शाहजेब साहब, जब मैंने ये बात कही थी ना 4 अप्रैल को कि ये जो इमरान खान साहब ने ख़त लहराया है और जो वो बात कर रहे हैं तो इसको रीराइट किया गया है तो मुझे तो ये बात उस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी कैबिनेट के जो लोग थे उन्हीं से मुझे पता चला था कि ये असली वाली चीज़ नहीं है, जो असल साइफर आया था ये वो नहीं है और इसको रीराइट करके और इसका कोई एनालिसिस किया गया और वो लेटर जो है वो खान साहब को दिया गया और उन्होंने वो लहराया। अच्छा, उस वक्त भी इमरान खान साहब ने जो परेड ग्राउंड में जलसे से खिताब करते हुए जो ख़त इस तरह दिखाया और फिर जेब में डाल लिया था, तो क्यों जेब में डाल लिया था? इसलिए कि उनको पता था कि अगर मैंने ये साइफर पब्लिक कर दिया तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, तो उन्होंने ये काम नहीं किया। अच्छा, उसके बाद भी फिर ये जो मामला है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पे एक ऑर्डर पास किया कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ये जो ख़त है या साइफर है वो इसको पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, तो ख़ुद तो उन्होंने किया नहीं। अच्छा, आज इमरान खान साहब को जब ये पता चला कि ये जो उनकी आज़म खान के साथ गुफ्तगू है वो लीक हो गई है, तो उन्होंने पहले तो इल्ज़ाम लगाया कि ये तो शहबाज शरीफ ने खुद लीक किया है, फिर कहते हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है और मैं अदालत में जाने के बारे में सोच रहा हूँ, और फिर
उससे अगले ही लम्हे मुतालबा करते हैं कि अब ये साइफर जो है उसको पब्लिक कर दिया जाए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी है, दूसरी तरफ आप खुद ही मुतालबा कर रहे हैं कि इसको पब्लिक कर दिया जाए। मैंने इस पे कुछ लीगल एक्सपर्ट्स के साथ दोबारा बात की आज, तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप एक साइफर जो है उसको पब्लिक करेंगे तो फिर पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सफारती खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो वो फिर साइफर नहीं लिखा करेंगे, वो फिर खुल के बात नहीं किया करेंगे, और जो बाकी दुनिया के जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी आपके साथ खुल के बात नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो आज इमरान खान साहब ने कहा है कि उसको पब्लिक किया जाए, ये सुनने में तो बड़ी अच्छी बात लगती है कि इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो साइफर है इसको पब्लिक कर दिया जाए, लेकिन खुद उनको पता है कि ये पाकिस्तान के जो कानून की है वो खिलाफवर्जी है और इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि अभी भी इमरान खान साहब जो हैं वो खेल रहे हैं, इस पर भी अभी भी खेल रहे हैं। ये खेल उन्होंने शुरू किया था मार्च के महीने में और अभी तक वो इस पर खेलते ही जा रहे हैं। आमिर साहब, ये जो ऑडियो है और इसके जो मंदरजात हैं, इसकी बातें काफ़ी टाइम से गर्दिश कर रही थी, रिपोर्ट भी हो रही थी कि इस किस्म की एक ऑडियो है जिसमें खान साहब बात कर रहे हैं कि किस तरीके से खेला जा सकता है और ये अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया जा सकता है। कोई 2-3 महीने से ये बात चल रही थी, ये अचानक सामने आई है। पहले शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो सामने आई है, जैसा आपने भी जिक्र किया, शहबाज शरीफ पर इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्होंने किया लीक, कैसे हुई है लीक? देखिए, जब शहबाज शरीफ साहब की उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह साहब के साथ ऑडियो लीक हुई तो इमरान खान साहब ने उस पर बड़ी तकरीर झाड़ दी और उन्होंने कहा जी कि मेरा मौक़िफ़ सही साबित हो गया। तो अब अगर उनकी आ गई है तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ उनकी एक नहीं है, उनकी और भी होंगी। और मैंने पहले भी आपको कहा था, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी न सिर्फ ये एक ऑडियो लीक हुई है, उनकी वीडियोज़ भी कुछ लोगों के पास मौजूद हैं। और मैंने ज़ाती तौर पे ये बात बार बार कही है कि मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि सियासतदानों की इस किस्म की जो वीडियोज़ हैं वो पब्लिक की जाएँ, लेकिन देखें कि काश के जब शहबाज शरीफ साहब की और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की गुफ्तगू सामने आई तो इमरान खान साहब ये मौक़िफ़ इख्तियार करते कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी ऑडियो लीक नहीं होनी चाहिए, और अगर लीक हुई है तो इसकी इंक्वायरी ज़रूर करें, लेकिन वो उसमें अपनी सियासत का एंगल तलाश ना करते और ये ना कहते कि देखो जो मैंने कहा था वो सही साबित हो गया। और उन्होंने कहा मैंने कहा था ना कि मरियम नवाज़ जो है वो भी गलत है और शहबाज शरीफ भी गलत है, तो मैं सही साबित हो गया। अब उनकी अपनी आई है ऑडियो तो वो कह रहे हैं जनाब के ये जो है शहबाज शरीफ ने लीक कर दिया है। तो इसलिए मैं दोबारा इमरान खान साहब की खिदमत में मुअद्दबाना तौर पर यही गुजारिश करूँगा कि बस अब यहाँ पे ब्रेक लगा दें, क्योंकि अगर आप इसी तरह खेलते रहे कि दूसरे की ऑडियो आए, दूसरे की वीडियो आए, तो वो आपकी कामयाबी है, और अगर आपकी आ जाए तो वो फिर कोई साजिश हो जाती है और वो शहबाज शरीफ लीक करता है। तो आपको भी पता है कि शहबाज शरीफ ने कुछ लीक नहीं किया, उसकी तो अपनी ऑडियो भी लीक हुई है। तो अगर आप नहीं समझ रहे तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं आप समझ रहे, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि अगर आज आपकी ऑडियो आई है तो कल को वीडियो भी आ सकती है। आमिर साहब, ये जो वीडियो वाली आपने बात की है, ये ज़ाहिर है आप पहले भी मीडिया पे कर चुके हैं, प्रोग्राम्स में कर चुके हैं, फिर आपके प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब आपकी खबर को कंफर्म कर चुके हैं कि वो वीडियो उन्होंने भी देखी है, मगर उन्होंने ये भी कह दिया कि उनके पास नहीं है। तो क्या अब ये सिलसिला चलता रहेगा, ऑडियोज़ और वीडियोज़ का दोनों तरफ से आती रहेंगी, खान साहब की भी आती रहेंगी, दूसरी तरफ की भी आती रहेंगी, और कुछ वीडियोज़ बहुत ख़तरनाक नोयत की भी हैं और ख़तरनाक साबित भी हो सकती हैं? देखें, ये जो वीडियोज़ हैं ये पाकिस्तान के बहुत से सियासतदानों के बारे में इस किस्म की वीडियोज़ हैं, सिर्फ सियासतदानों के बारे में नहीं है और भी लोगों के बारे में हैं। और अब मैं आपको क्या बताऊं शाहज़ेब साहब, मैं तो बार बार यही कहता हूं कि ये नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो वीडियो राना सनाउल्लाह साहब ने देखी है और उस किस्म की वीडियो मेरे अलावा कुछ और भी लोगों ने देखी है, तो वो खान साहब को भी मेरा ख्याल अंदाज़ा होगा कि वो एक नहीं है खान साहब की वीडियो, वो 2-3 है। तो वो अब अगर राना सनाउल्लाह ने भी देखी है, अगर मैंने भी देखी है, और मैं 3-4 लोगों को जानता हूँ उन्होंने भी देखी है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि उस किस्म की वीडियोस और लोगों के बारे में भी है। और ये मुझे पता है कि और भी कुछ सियासतदान जो हैं जो इस वक्त बड़े खुश हो रहे हैं कि इमरान खान की ऑडियो लीक हो गई और इमरान खान की वीडियो भी आ सकती है, और बड़े खुश हो रहे हैं, उनकी भी मौजूद हैं। तो उनको तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए भाई कि किसी की भी ना आए। और मैं तो अभी भी कहूँगा कि अल्लाह करे कि ना इमरान खान की आए ना किसी और की आए।
क्योंकि वो अगर आएगी भी तो ना आप दिखा सकेंगे ना मैं दिखा सकूंगा। हाँ, सोशल मीडिया पे वो आएगी और लोग जो हैं वो तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे कि यार ये है हमारे इस मुल्क के सियासतदान, ये हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम इस मुल्क को रियासत मदीना बनाएंगे। और सिर्फ इमरान खान की नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और भी लोगों की है। उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ भी है, उनका ताल्लुक और पार्टियों के साथ भी है। तो इसीलिए इमरान खान साहब को ये कहना चाहिए कि ना किसी की ऑडियो आनी चाहिए ना किसी की वीडियो आनी चाहिए। वैसे फिर इस सारे सिनेरियो में कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? ज़ाहिर खान साहब जो जब तक ये ऑडियो आई है आज, तो उन्होंने इसको हक व बातिल की जंग बना दिया, बैरूनी साजिश करार दे दिया, जो मुखालिफ सियासतदान हैं उन्हें गद्दार करार दे दिया, ये भी कहा आखिरत में अल्लाह पूछेगा, शिर्क के फतवे भी बांट दिए, सिपह सालार को भी उन्होंने मीर जाफ़र मीर सादिक कह दिया, हैंडलर कह दिया, क्या क्या नहीं कर दिया है। आपके ख्याल में खान साहब कामयाब हो नहीं गए बयानियाँ बनाने में? और आपने देखा होगा कि उनके जो वोटर सपोर्टर हैं, उनकी जो पार्टी के रहनुमा है, वो तो इसमें भी तावीलें निकाल रहे हैं कि साबित हो गया, खान साहब फिर से ही साबित हो गया। आप लोगों को कोई डैमेज हो सकता है खान साहब को, जिस किस्म की उनकी कल्ट फॉलोइंग है? नहीं, देखे ना, उसमें कमज़ोरी तो उनके सियासी मुखालफीन की है ना, कि अगर लेटर जो है वो आपको 8 मार्च को मिला, ठीक है, लेटर आपको 8 मार्च को मिला, 23 मार्च को आपने इस्लामाबाद में OIC के वज़रा ख़ारजा की एक कॉन्फ्रेंस की, और उस OIC के वज़रा ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में आपने अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को भी दावत दी, और वो पाकिस्तान आए, उन्होंने शिरकत की, उनको शाह महमूद कुरैशी साहब ने रिसीव किया, और जब वो वापस चले गए तो उसके कुछ दिन के बाद 27 जुलाई को आप एक लेटर निकाल के ले आए और आपने कहा कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी। तो साजिश का आपको 8 मार्च से पता था, और अगर साजिश हो रही थी तो आपने फिर 23 मार्च को OIC के वज़रा ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का क्या काम था, उनको क्यों बुलाया था आपने? लेकिन जो उस वक्त अपोजिशन थी इमरान खान साहब की, वो उन्होंने इस सवाल को इतने मौसर अंदाज में उठाया नहीं, और क्योंकि वो भी अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं, अगर वो इस अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक गैर मुल्की साजिश का बयानिया जो है उसको एक बहुत बड़ा इशू बनाने में कामयाब हो गए, तो उसकी बुनियादी वजह उनके जो सियासी मुखालफीन हैं उनकी कमज़ोरी थी। मैंने तो आपके शो पे भी और अपने शो पे भी ये बात बार बार उठाई कि भाई अगर 8 मार्च को आपको खत मिला है और आप समझते हैं कि आपको धमकी दी गई है, तो जिस मुल्क ने धमकी दी आपने उसके ऑफिशियल्स को इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में क्यों बुलाया? लेकिन जो उस वक्त जो ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बाकी जो लोग थे, वो उन्होंने इस इशू को नहीं उठाया, तो इमरान खान को मौका मिला और उनका एक बयानिया बन गया। अब उसमें से हवा निकल गई है, अब ये ऑडियो लीक आ गई है, तो अभी भी अगर ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और जो इस हुकूमत के वज़ीर हैं, वो अभी भी अगर भरपूर अंदाज में फैक्ट्स के साथ बात करें तो इमरान खान साहब का सियासी तौर पर मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस हुकूमत के लिए अभी तक अगर एक मसला बने हुए हैं, तो उसकी एक वजह यह भी है कि ये हुकूमत खुद अभी तक काफ़ी नाअहल साबित हुई है, और उसकी नाअहली का सबसे बड़ा सबूत यह है कि एक पहले वज़ीर ख़ज़ाना लगाया और फिर उसको खुद ही हटा दिया, उसकी जगह पे एक और वज़ीर ख़ज़ाना ले आए, और 3 महीने बाद कहेंगे कि शायद ये भी नहीं चल रहा। तो इमरान खान का सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो इस हुकूमत की कमज़ोरियाँ हैं। सर ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि खान साहब बयानिया बनाने में इस हुकूमत से बहुत आगे हैं, मगर अब आपको लगता है कि वो 2 पैरेलल बयानिया बना के आगे चल सकते हैं कि अमरीकी सफ़ीरों से मुलाकात भी कर रहे हैं, वहाँ फर्म भी हायर कर रहे हैं कि ताल्लुकात किसी तरीके से बेहतर हो जाए, कि मेरी कुट्टी नहीं हो गई अमेरिका से, मगर फिर अमरीकी साजिश का बयानी भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, अस्करी क़यादत के हवाले से उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, उनकी तौसी की बात भी कर रहे हैं, मगर तकारीर में न्यूट्रल्स पर तनकीद भी कर रहे हैं, एजेंसीज़ की कॉल्स के हवाले से आज भी उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है। तो ये 2 पैरेलल बयानिया भी बना के साथ चल सकते हैं वो आगे? नहीं, ये उसको कामयाबी के साथ लेके नहीं चल पाएंगे। देखें ना, आज भी उन्होंने एक सेमिनार से खिताब किया, तो आज भी उन्होंने ये सिर्फ न्यूट्रल्स के बारे में उन्होंने बात नहीं की कि तुम तो मेरे टैक्सों पे पलते हो, तो तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम मुझसे पूछोगे ये करो और वो ना करो। तो ये बात जब हम कहते थे उनके दौर में, तो हम पे गद्दारी का इल्ज़ाम लग जाता था। जब ये बात हम कहते थे कि जनाब आज़ादी इजहार जो है वो हर पाकिस्तानी का राइट है और आर्टिकल 19 के तहत जो है ये हमारा हक नहीं छीना जा सकता, तो इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे प्रोग्राम बंद करवा देते थे। और उस वक्त अब इमरान खान साहब कहते हैं अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। और आज भी इन्होंने अपनी तकरीर में कुछ मीडिया हाउसेस का नाम लिया है, तो उनको चाहिए कि वो एक दफ़ा वो
जो है ना ये दो हाथ कर ही लें कि जिन जिन मीडिया हाउसेस के साथ और जिन जिन सहाफ़ियों के बारे में उनका यह ख्याल है कि ये लिफाफे हैं या ये पैसे लेके उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं, तो एक दफ़ा उनके ख़िलाफ़ या तो अदालत में चले जाएं और या फिर उनके ख़िलाफ़ सबूत सामने लेके आएँ और सबूत के साथ बात करें। तो जिस तरह वो बग़ैर सबूत के उन्होंने एक बयानिया बनाया कि मेरे ख़िलाफ़ गैर मुल्की साजिश हुई है, तो 5-6 महीने के बाद उनका ये बयानिया जो है ये नाकाम हो गया है। इसी तरह उनका ये बयानिया जो आज भी उन्होंने रिपीट किया है कि कुछ सहाफ़ी जो हैं वो लिफाफे लेते हैं और कुछ मीडिया हाउसेस जो हैं वो पैसे लेके मेरे खिलाफ साजिश करते हैं, ये भी ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। क्योंकि इस हवाले से भी जो इमरान खान साहब की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो उन्होंने अपने जो स्पोक्स पर्सनस की मीटिंग्स में दी हुई हैं वो भी कहीं पे रिकॉर्ड हुई हैं और उसमें भी उन्होंने नाम ले लेके कहा हुआ है कि फ़लाँ के बारे में ये कहना है, फ़लाँ के बारे में ये कहना है, और कुछ लोगों के बारे में जो उनकी इंस्ट्रक्शंस थी कि इसके साथ ये कर दो, इसको बंद कर दो, इसको खोल दो, इसको ये कर दो, वो भी रिकॉर्डिंग हुई है। तो जिस दिन वो सामने आ गई तो रही सही कसर भी निकल जाएगी। शुक्रिया आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, इस इशू पर मज़ीद तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑडियो लीक के बाद भी तहरीक इंसाफ बज़िद है कि इमरान खान का बयानिया सही साबित हुआ है। हमारे साथ साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब ज़ाहिर है पाकिस्तान की फ़ौज हो, इदारे हों, फिर अदलिया की तरफ से भी इस बयानिए को मुस्तरद किया गया, मगर इमरान खान साहब बज़िद थे कि अमेरिका की तरफ से साजिश हुई है, साजिश करके मेरी हुकूमत गिराई गई है। अब जो ऑडियो लीक सामने आई है कि उससे एग्जैक्टली क्या साबित होता है, और आप क्योंकि ज़ाहिर है फॉरेन ऑफिस को समझते हैं, इस किस्म की जो कम्युनिकेशन होती है उसको समझते हैं, क्या ये साबित हो रहा है कि कोई साजिश नहीं थी, एक झूठा बयानिया बनाया गया, या साबित हो रहा है कि साजिश थी? देखिए शाहजेब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल के शुरू में मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि मैं इस बयानिए से इत्तेफाक नहीं करता। इसमें यकीनन जो अमरीकी हुकूमत है या थी उस वक्त, उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे इमरान खान की हुकूमत के साथ। उन्होंने अपनी नाराज़गी कन्वे भी की थी और साइफर के ज़रिए ही की, जो मुलाकात हुई वाशिंगटन में 7 मार्च को, और ये टेलीग्राम दिखाया भी गया। अब मेरे लिए जो असल सवाल है वो यही पैदा होता है कि 7 मार्च से लेकर 27 मार्च तक की हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत खामोश ही क्यों रही? फिर ये भी हमने देखा कि अमेरिका से एक डेलीगेशन भी आता है असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, बल्कि एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, और उनके साथ यहाँ मुज़ाकरात भी शाह महमूद कुरैशी साहब करते हैं और ये कहते हैं कि हम ताल्लुकात को आगे लेकर जाएंगे। तो ये साजिश अगर होती इतनी सीरियस, तो पहले तो 7 मार्च के बाद फौरी तौर पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जाता, वहाँ पे डिस्कस होता और फिर हम उसी फ़ौरन डिमार्च पेश कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और एक डिमार्च पेश करना कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ हुई और ब्लेटन इंटरफेरेंस हुई, उस पर हमने बाद में डिमार्च कर दिया, बात ख़त्म हो गई। अगर साजिश होती तो फिर इससे बियॉन्ड भी इक़दाम लेना ज़रूरी हो जाते, लेकिन चूंकि हमने नहीं लिया, तो मेरे लिहाज से तो इस ऑडियो से यही ज़ाहिर होता है कि कोई साजिश नहीं थी, और जो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की थी वो एक पॉलिटिकल गिमिक है जो इन्होंने किया। और हमने उस वक्त भी इसी खदशे का इजहार किया था कि यही इनके पास एक नैरेटिव बिल्डिंग का एक इनको टॉकिंग पॉइंट मिल गया है और इसको वो एक्सप्लॉइट करेंगे, जो उन्होंने खूब अच्छे तरीके से किया। वैसे बतौर सफ़ीर जब आप इस मामले को देखते हैं, ज़ाहिर सियासत पाकिस्तान में होती है मुख्तलिफ मामलात पर, बट ये कितना हसास मामला था और जिस तरीके से इसको पोलिटिसाइज़ किया गया और ज़ाहिर फिर गद्दार करार दिया गया, बाकायदा तौर पर फतवे बांटे गए, ये कितना हसास मामला था जिससे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ हुई? वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने पहले भी यही कहता रहा हूँ कि इस किस्म के जो सेंसिटिव मामलात होते हैं उनको अपने जो पॉलिटिकल आपकी पॉलिटिक्स है डोमेस्टिक, उसमें लेकर नहीं आना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी एक बड़ा हसास एक मामला होता है, और ख़ास तौर पे इन ममालिक के साथ, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, और जो बड़े ममालिक हैं उनके साथ हमारे जो ताल्लुकात की नोयत है आप जानते ही हैं, एक तारीख़ भी है, और फिर उसके अलावा जिस दौर से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है पिछले 5-6 सालों से, हम ये कह सकते हैं कि इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं अगर आप उनको पब्लिक डोमेन में लेकर आते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपकी सफारतकारी में वो क्रेडिबिलिटी रहती ही नहीं है। फिर दूसरे ममालिक आपको सीरियसली लेते ही नहीं हैं कि ये क्या लोग हैं जो कि इतने इम्पॉर्टेंट इशू, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, चाहे वो मिलिट्री बेसिस का हो, और बहुत से इश्यूज़ हैं जिन पे हमारी गुफ्तगू होती रहती है अमेरिका के साथ या बाकी ममालिक के साथ,
तो अगर हम हर चीज़ को पब्लिक डोमेन में लेकर आ जाएंगे और पब्लिक मीडिया के थ्रू अपनी डिप्लोमेसी कंडक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो अंजाम है वो तो आपने देख ही लिया कि किस तरह पिछले 1 साल में जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई और जब तक इमरान खान की हुकूमत थी, चूंकि हमने ज़्यादातर अपने फैसले पब्लिकली कन्वे किए अमेरिका को, उससे एक तनाव की सूरत पैदा हुई जो कि किसी तौर भी पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं थी। तो मैं यही समझता हूँ कि इसका बहुत नुकसान हुआ है। अब हमने एक नया सफ़र शुरू किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह हुकूमत जिस तरीके से इस वक्त चल रही है कि अमेरिका से जो हमारे ताल्लुकात हैं वो एक ख़ास एक ट्रैजेक्टरी पे आ जाएं, और बाकी अभी रूस के साथ भी हमारा जो इंटरगवर्नमेंटल कमीशन है उसका डेलीगेशन भी रूस जाने वाला है। हमारे वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई है समरकंद में सदर पुतिन के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को एक बैलेंस तवाज़ुन चाहिए वो तवाज़ुन आएगा और आना चाहिए। और इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं चाहे वो साइफर के हवाले से हों, अब इस पर थोड़ा बहुत मैं दोनों साइड से यही दरख्वास्त करूँगा कि इसको ज़्यादा मत उछालें, ये आपकी रियासत के इंटरेस्ट में नहीं है। आप तहकीकात ज़रूर करें। राना सनाउल्लाह इस साइबर अटैक की या साइबर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक इस साइफर और ये जो पॉलिटिक्स हो रही है साइफर के नाम पे, इसको खुदारा बंद कर दीजिए क्योंकि आपके रियासत के मफादात में नहीं है। वैसे ये भी बताइएगा कि एक और बयानिया है तहरीक इंसाफ का, वो ये कि जी वज़ीर आज़म से इस मरासले को छुपाया गया था। हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि मुझे मिल गया था फौरी तौर पर 1-2 दिन में और मैंने ही वज़ीर आज़म को भेजा और मैंने ही मुतल्लिका इदारों को भेजा, मगर वो कह रहे हैं साबित हो गया कि जी वज़ीर आज़म से छुपाया गया था। ये कैसे काम करता है जब साइफर आता है? क्या वाकई आपको भी लग रहा है कि वज़ीर आज़म से छुपाया गया जो कुछ मंदरजात सामने आए? देखिए, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है ये साइफर आम साइफर नहीं था, ये सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरीज की आइज़ के लिए था, सिर्फ उनको एड्रेस था। ये एक तीसरी कैटेगरी भी होती है साइफर की, वो सफ़ीर का प्रेरोगेटिव होता है कि वो कौन सी कैटेगरी उसको देना चाहता है, कौन सा ग्रेड उसको देना चाहता है। तो ये जो साइफर हमारे सफ़ीर ने भिजवाया था सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी को एड्रेस था। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है फॉरेन सेक्रेटरी ने फौरी तौर पे फॉरेन मिनिस्टर के साथ ये शेयर किया और फिर फॉरेन मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर के साथ ये शेयर किया। अब इस साइफर की कॉपी नहीं हो सकती। ये जब शेयर हुआ, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि प्राइम मिनिस्टर और जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके साथ ये शेयर किया गया, और जब ये ऑडियो लीक है उससे भी ये बात जाहिर होती है कि उनको ये तो मालूम था कि उस साइफर में क्या है, लेकिन उनको सही माले में, क्योंकि उनके पास उसकी कॉपी नहीं थी, ना होनी चाहिए इस साइफर टेलीग्राम की, तो वो सही याद नहीं कर पा रहे थे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ था। इसलिए जो उन्होंने तजवीज़ किया कि एक मीटिंग कर लेते हैं और वो पढ़ लेंगे तो फिर हम इसको अपना नैरेटिव बना देंगे। तो ये इस किस्म का जो है एक लिहाज से बिल्कुल अब वाज़ेह हो जाता है कि सारे मामले को जब नो कॉन्फिडेंस वोट आ रहा था और उनको मालूम हो गया था, तो उन्होंने फिर इसको अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया। इसमें तो अब कोई शक नहीं रह गया मेरे ख्याल में। बहुत शुक्रिया भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।